हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन ये टेस्ट 31 जो कि आपके आज की तारीख में ही रिलीज़ हुआ है, 19 जून फ्राइडे को रिलीज़ हुआ है, इसको आज अपन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज इसमें। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, अज्यूमिंग द मास ऑफ द अर्थ इज 6.64 इंटू 10 की पावर 24 kg and the average mass of the atoms that make up the earth as 40 U, which is atomic mass unit, you have to find the number of atoms in the earth approximately। तो पहले ये approximately निकालना है। अब देखिए टोटल मास गिवन है और एक एवरेज मास ऑफ एटम गिवन है। तो लेट्स से मैं बोलूँ n नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। लेट्स अज्यूम टोटल अपन मान के चलें कि लेट्स से अर्थ के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स है, तो n इंटू मास ऑफ ईच विच इज़ 40 U, दैट शुड बी इक्वल टू 6.64 इंटू 10 to the power 24 kg। अब U वाली यूनिट को kg में बदलना अपन ने सीखा है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी, वैसे भी आपको पता है 1 ग्राम अपॉन Na वाला सिस्टम लेते हैं अपन, तो ये आपको याद होगा प्रोटॉन के मास के लगभग आता है, तो लगभग 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये अपन ने 1U मास की वैल्यू kg के टर्म्स में लिखी है, दैट इज़ 6.64 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो यहाँ से आपके n की वैल्यू निकल के आ रही है 6.64 इंटू 10 to the power 24 अपॉन 40 इंटू 1.6 लगभग 64 लिख दूँ मैं, इंटू 10 की पावर -27। तो अब ये देखिए लगभग 1/10 टाइप्स हो रहा है, और ये आपका 24 एंड 27 51, बट एक पावर कम हो जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो ऑर्डर आएगा दिख रहा है आपको क्लोजेस्ट, और ये जो नियरेस्ट आ रहा है दैट इज़ 10 to the power 50। तो एक ईजी है बट अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बढ़िया करके दे रखी है, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन रीड करते हुए आराम से देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये तो याद रखना ही है कि 1U मास kg में कितना होता है, ठीक है, ये अपने को याद रहना चाहिए। अपन केमिस्ट्री में भी स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो वी शुड रिमेंबर दिस। ना कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए ये आपके कोलिजन्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक 1 kg का ब्लॉक है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था और टकरा गया एक और 2 kg के ब्लॉक से जो अभी शांत पड़ा था। अब हल्का ब्लॉक रेस्ट पे आ गया आफ्टर कोलिजन, हल्के का मतलब जो इनिशियली मूव कर रहा था 1 kg। अब आपको काइनेटिक एनर्जी में कितना घाटा हुआ, लॉस हुआ सिस्टम की, वो अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके तो वो आपको लॉस यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले 1 kg का ब्लॉक मूव कर रहा था, मैं सिंपल सा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो 1 kg ब्लॉक की स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का कोई मोमेंटम नहीं था दैट इज़ 0। अब इसका कुछ नहीं है तो 0 प्लस 2 kg ब्लॉक इंटू जो भी उसकी स्पीड है v मान ली, तो v की वैल्यू यहाँ से आपके लिए निकल के आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब लॉस देखें, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 kg के पास थी, हाफ इंटू 1 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर 16/2 दैट इज़ 8 जूल। फाइनली कितनी काइनेटिक एनर्जी बची है, हाफ इंटू 2 kg का ब्लॉक इंटू 2 स्पीड है तो 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 जूल। तो समझ आ गया आपको लॉस कितना हुआ है, के इनिशियल माइनस के फाइनल दैट इज़ इक्वल टू 4 जूल। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, आप लोग खूब करते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता है। नेक्स्ट, ये अब थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन। देखिए जेईई मेन के हिसाब से तो ये क्वेश्चन ठीक है, बट नीट के हिसाब से एक्चुअली टफ है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आपको एक m मास की ब्लॉक को आपने ड्रॉप किया है यहाँ से हाइट h से, इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पे ड्रॉप किया, और कोलिजन जो है ये परफेक्टली इलास्टिक है। अब कोलिजन के बाद आपको x कॉम्पोनेंट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बतानी है कि अगर वो √2gh है तो थीटा क्या होगा। तो देखिए अब आपके हिसाब से जो इसका सोल्यूशन होना चाहिए ना, सबसे पहले देखिए बिफोर कोलिजन, अगर मैं सिंपल बिफोर कोलिजन की बात करूँ, आपने h हाइट से ड्रॉप किया है तो अपना एनर्जी कंजर्वेशन बताता है कि भाई वेलोसिटी होनी चाहिए थी √2gh, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो फाइनल वेलोसिटी भी कोई लॉस नहीं होगा, ये फिक्स मानना है आपको, तो एक वॉल की तरह लेंगे तो फिक्स है, तो फाइनल वेलोसिटी भी √2gh ही होगी। और यहाँ क्या बोला है कि x कॉम्पोनेंट भी √2gh है, इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी पूरी आई कैप में है, और इनिशियल वेलोसिटी ऐसे ही मैं लिखूँ तो ये हो जाएगी -j। तो ये आपके लिए सिंप्लीफाइड वे हो गया कि अब डेटा से चमक गया आपको कि अब ये x नहीं, कॉम्पोनेंट x में ही है, y में कोई कॉम्पोनेंट है ही नहीं, ये आपको मान के चलना है। और ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको पता है भाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये एंगल्स एग्जैक्टली आपके यहाँ पर सेम निकल के आते हैं, जिनमें कि कोई चेंजेस एज सच देखने को नहीं मिलेंगे, और आपके कॉम्पोनेंट भी ये का यही रहा है। तो अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो पहली चीज़ देखिए, ये एंगल थीटा होता तो मैं ऑल्टरनेट एंगल से इसको थीटा बोलता, ये 90 - थीटा होता, ये भी 90 - थीटा होता, एंड दिस विल ऑल्सो बी थीटा। अब इन दोनों के बीच का ये जो एक्सिस के बीच का एंगल दिख रहा है ये हो गया 90 - थीटा प्लस 90 - थीटा, दैट इज़
180 माइनस 2 थीटा, और ये आपको पता है दैट इज़ 90 डिग्री, सो 2 थीटा इज़ 90 डिग्री, सो थीटा इज़ 45 डिग्री. सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट. हाँ जी, मेन में अपन इनके कुछ कॉम्पोनेंट्स अलॉन्ग द सरफेस एंड नॉर्मल टू सरफेस करके भी करते हैं, बट यहाँ तो डायरेक्टली आप इस तरीके से ही करें, आपके लिए ही सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन आई विल सजेस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल एम मास का आपने फायर किया वी वेलोसिटी से ग्राउंड से पॉइंट पी से 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से. एयर रेजिस्टेंस वगैरह सबको निगलेक्ट करना है, आपको चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है फ्रॉम बिटवीन पी एंड क्यू. अब क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, बट मैं जो समझ रहा हूँ पी और क्यू का मतलब यहाँ पे यही होना चाहिए, कोई पॉइंट पी है जहाँ से थ्रो किया और फाइनली ये क्यू पे ऐसे लैंड अप किया है. तो अब मोमेंटम चेंज अगर मैं लिखूँ तो दैट वुड बी फाइनल वेलोसिटी एम वेक्टर वी माइनस वेक्टर यू. ये वेक्टर यू है 45 डिग्री पे, ये वेक्टर वी इधर आएगा 45 डिग्री पे. ठीक है, तो अब सबसे पहले वेक्टर वी को भी आप क्या लिख सकते हो, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ऐसे यू को लिख सकते हो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप. अब आपको पता है इस पूरी कहानी में एक्स कॉम्पोनेंट कभी चेंज होता नहीं है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए. तो ये आपका बच रहा है एम वी वाई माइनस यू वाई इंटू जे कैप. अब जो पूरी कहानी आपको याद है कि भाई पूरी में होता क्या है, वी वाई की वैल्यू तो उल्टा माइनस यू वाई हो जाती है, तो ये आपके लिए वी वाई को माइनस यू वाई लिखेंगे तो टोटल चेंज माइनस 2 यू वाई जे कैप, यही देखने को मिलेगा. और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा होगी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 एम यू साइन 45 डिग्री जे कैप. साइन 45 की वैल्यू आपको आती है 1/√2, सो दैट इज़ माइनस √2 एम यू जे कैप. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैग्नीट्यूड आपका √2 mv या √2 mu, मतलब मैंने u लिया, v गिवन है, तो अगर इनिशियल को v सिंबल से देंगे तो वो सी ऑप्शन आपका बनता है. क्लियर है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन क्लियर नहीं था, बट मीनिंग यही है कि वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है. नेक्स्ट, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एट अ लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, ये जब अपन जी का वेरिएशन लैटिट्यूड के साथ पढ़ते हैं वहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ अपन ने ये कवर कभी की है. तो देखेंगे आप, लेट्स से ये इक्वेटर हो गया. अब ऐसा पॉइंट है जो लैटिट्यूड 60, लैटिट्यूड मैं यहाँ से देखता हूँ कोई भी पॉइंट है, तो ये कितना एंगल इस इक्वेटोरियल प्लेन से बना रहा है, दैट इज़ लैटिट्यूड लैम्डा. तो ये 60 डिग्री है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है. तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा सबसे पहले तो किस सर्कल में घूम रहा होगा अर्थ के साथ साथ. आपको पता है अर्थ अपनी ऐसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूमती है, तो ये ऐसे कहीं घूम रहा होगा. तो ये जो घूमेगा, अगर मैं अर्थ की रेडियस कैपिटल आर बोलूँ, ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर होगा, इसकी जो रेडियस होगी वो अलग होगी, वो होगी स्मॉल आर, और ये ऑल्टरनेट एंगल लैम्डा हुआ. तो ये सबसे पहले आपको दिख रहा है, यहाँ मैं ट्राइंगल यूज़ करूँ ऊपर, ये देखिए जो दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर. तो पहली चीज़, ये जो पार्टिकल घूमेगा उस सर्कल की रेडियस होगी आर कॉस लैम्डा. और अब क्योंकि ये घूम रहा है तो वही सर्कुलर मोशन के लॉजिक से जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ ओमेगा टाइम्स आर. ओमेगा की वैल्यू आप लिखोगे 2π/t, आर की वैल्यू आपने लिख दी आर कॉस लैम्डा. अब ये जो वैल्यू होती है 2π/t, टी की वैल्यू अगर मैं याद करूँ तो टी की वैल्यू आप लिखोगे 24, मतलब 24 आवर्स होती है टाइम पीरियड. 24 आवर्स का मतलब 24 × 60 × 60, ये सेकेंड्स में सही यूनिट में आ गया मैं. आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आपको अर्थ की पता है 6400 किलोमीटर्स, तो इंटू 10⁻³ कॉस लैम्डा आपको दिख रहा है cos 60, दैट इज़ गोइंग टू बी 1/2. तो अब यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ. देखिए ये 2 जीरो मैंने हटा दिए. अब यहाँ से देखिए 64, 24, 6, 6, 2 ये सब आपको दिख रहा है, ये 2 यहाँ से हटा दिया अपन ने. अब 64 के साथ चलें तो 8 की टेबल में 3 टाइम्स, ये 8 टाइम्स. ठीक है, तो ये लगभग आपके लिए क्या आ रहा है, ऊपर आ गया 8000 पाई, नीचे आ रहा है 36 और 3 दैट इज़ 108. तो अभी तो ये और सिंप्लीफाई होता दिख रहा है मुझे. तो और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 108, अगर अपन इसको पूरा अच्छे से करें, देखिए ये अपने किससे जाएगा, दिस इज़ गोइंग विथ अवेलेबल ऑप्शन से 27 से देखते हैं. हाँ 27 फोर्जा ये अगर बनेगा तो भी नहीं बात बन पाएगी. हाँ 4 से कर लेते हैं, तो 4 से करेंगे तो दैट इज़ 2000 पाई एंड दिस इज़ 27 मीटर पर सेकेंड. तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोच के ही करना. देखिए मैग्नेटिज्म पे बेस 6 क्वेश्चन आपका गिवन है, बिल्कुल सीधा थियोरेटिकल है. क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको पता है, वो तापमान जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा की तरह बिहेव करता है. तो ये आपको सबको ध्यान है, तो ऑप्शन डी डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो. इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, आप लोगों को याद भी ये रहता है. ठीक है, आप याद रखिएगा आयरन का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, नहीं याद है तो इसको फाइंड आउट ज़रूर कीजिएगा.
ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको बोला एक मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हेन अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज इन द राइट गैप इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। भाई राइट गैप में नोन है तो अपना अननोन मान लिया x है, तो अपना x अपॉन 1, और ये लेफ्ट से डिस्टेंस 20 है तो बचा हुआ 80, ये इक्वेशन बनती है आपकी। सो अननोन को x माना तो x बाय 1 इज 20/80, जैसा आपको यहाँ पे लोकेशन गिवन है तो x की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 1/4 ohms, सो 0.25 ohms इज़ द वैल्यू ऑफ द नोन रेजिस्टेंस। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस लेफ्ट और राइट का ध्यान आपको रखना है, उसमें आपको गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन भी आपका करंट का सर्किट्स का ही दिखता है। देखिए 2 बैटरी हैं, एक का EMF 18, इंटरनल रेजिस्टेंस 2, दूसरे का 12 और एक, दोनों को कनेक्ट किया। देखिए कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ये पैरेलल में है और पोलैरिटी भी सेम है, तो वोल्ट मीटर क्या रिकॉर्ड करेगा, तो भाई इक्विवेलेंट करेगा वो। पैरेलल में सेम पोलैरिटी है तो सीधा अपन ने रट रखा है फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट इज E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। सब्स्टिट्यूट करूँ वैल्यूज़, सो 18/2 प्लस 12/1, 1/2 प्लस 1/1, सो 18/2 इज़ 9, 9 प्लस 12 21, और नीचे आ गया ये 1.5। तो 15 की टेबल में देखें तो 210/15, तो दिस कम्स आउट एज 14। सो द वोल्ट मीटर इज गोइंग टू रिकॉर्ड अ रीडिंग ऑफ 14 वोल्ट्स, अज्यूमिंग वो वोल्ट मीटर भी आइडियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, ये भी सर्किट का ही है। एक बैटरी का ओपन सर्किट पोटेंशियल 10 है। ओपन सर्किट पोटेंशियल ये अपन ने लास्ट वाले टेस्ट में भी देखा था, इसका मतलब EMF इज 10 वोल्ट्स। अब जब 9 ओम या 4 ओम दोनों का लोड लगाया तो लोड में पावर सेम आ रही है, दोनों केस में लोड रेजिस्टेंस की पावर सेम आ रही है। यार अब ये लोड रेजिस्टेंस की पावर क्या होती है, वो होती है I² ऑफ इंटू RL। तो पहले केस में देखें E अपॉन जो करंट फ्लो होगा अपना I² R से अगर अपन करें तो करंट होगा E अपॉन 9 प्लस R, इसका स्क्वायर कर दें इंटू लोड विच इज़ 9, ये पावर होगी। ऐसी दूसरे केस में होगी E अपॉन 4 प्लस R स्क्वायर इंटू 4, और ये दोनों सेम गिवन है तो E² कैंसिल हुआ। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 9/9 प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 प्लस R का होल स्क्वायर। R नेगेटिव तो होगा नहीं तो मैं डायरेक्ट इसका रूट ले लूँ बिना प्लस माइनस के, मैं आराम से लिख सकता हूँ 3/9 प्लस R, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है 9 और 4, 2/4 प्लस R, इधर लेके चलें 3 4 12 प्लस 3R, 2 9 18 प्लस 2R, तो R की वैल्यू बड़े प्यार से आ गई 6 ohms, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है 6 ohm। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ हीट अप्रॉक्सीमेटली जनरेटेड इन 1 सेकेंड इन अ लोड इफ द लोड इज़ ऑफ 5 ohm। अब ये तीसरा लोड आ गया, अब इसमें 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी लॉस होने वाली है, हीट जनरेट होने वाली है। तो भाई पहली चीज़ करंट कितना फ्लो करेगा, E अपॉन R प्लस R, R है स्मॉल 6 और बाहर वाला 5, तो 10/11 एम्पियर, तो उसकी जो पावर होगी वही 1 सेकेंड का लॉस है, डायरेक्ट लिख सकते हो I² R। I का वैल्यू हो गया 10/11 का स्क्वायर इंटू 5, ये अपने को करना है इंटू 5, तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 500/121। तो अब ये 5 से तो छोटा ही होगा, अब कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये रहा, तो 4.13, आप कैलकुलेट भी करिएगा उसके आसपास की, श्योरली ये आएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने कवर अप किया। नेक्स्ट ये भी सर्किट करंट रेजिस्टेंस का ही है, पोटेंशियोमीटर पे भी इस क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेशन इंक्रीज़ नहीं करेगा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। भाई पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी मुझे याद है भाई, जितना छोटे वोल्टेज पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए आप तार लंबा रखते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रखते हो। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वायर्स या लेंथ ऑफ वायर, तो ये तो गलत हो गया, इससे तो बढ़ेगी। रिड्यूसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, उससे भी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग द करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में करंट बढ़ गया तो सेम यूनिट लेंथ पे जो ड्रॉप थी वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस में तो छोटी सी लेंथ पे ही पोटेंशियल चेंज ज़्यादा आने लगेगा तो कम सेंसिटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ द सी ऑप्शन, आगे अब देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। याद रखिएगा करंट बढ़ाने से क्या होगा, सेम लेंथ पे अब ज़्यादा ड्रॉप होगा, ज़्यादा ड्रॉप है तो सेंसिटिविटी डेफिनेटली कम होगी, लीस्ट काउंट कम होता है, उस सेंस में आप यहाँ पे मतलब लीस्ट काउंट बढ़ जाएगा, लीस्ट काउंट बढ़ जाएगा तो सेंसिटिविटी कम होती है, ये पॉइंट अपने को पता रहता है। इस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लार्ज सर्किट गिवन है और आपसे पूछा गया है स्विच क्लोज किया है t=0 पे, तो करंट थ्रू द बैटरी क्या होगा 0 टाइम पे और इनफाइनाइट टाइम पे। देखिए हमेशा आपसे यही पूछा जाता है, या तो 0 टाइम जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच या स्टडी स्टेट में। तो यहाँ अगर आप देखिए
इंडक्टर के लिए याद रखिएगा, इंडक्टर जब भी होता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच वो अपन कहते हैं कि सारी नेतागिरी करता है, बिल्कुल करंट नहीं जाने देता, बिल्कुल ओपन सर्किट या बोले रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बिहेव करेगा। और स्टेडी स्टेट बहुत देर बाद याद रखिएगा वो सारी नेतागिरी भूल के सीधा भोला बच्चा बन जाएगा और वो एक सिंपल वायर या बोल सकते हो आप ज़ीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जस्ट आफ्टर करंट जाने नहीं देगा, इस लूप में करंट जाएगा नहीं, एक ही लूप बचेगा, तो करंट आपका सीधा सीधा हो गया V/R2 विच कम्स आउट एज 1 एम्पियर। तो यहीं से आपका ऑप्शन निकल के आ गया t=0 ऑप्शन सी। ऐसी स्टेडी स्टेट में आप सिंपल वायर बनाओगे, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो करंट हो जाएगा V/पैरेलल उनका। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ये आपका 3 एम्पियर आ जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिए, LR सर्किट्स में हमेशा यही होता है, आपसे यही पूछा जाता है जस्ट आफ्टर एंड द स्टेडी स्टेट। जेई मेन वगैरह में फिर भी ट्रांजिएंट स्टेट के क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोगों को यही याद रखना है, हमेशा ये याद रखिए। जस्ट आफ्टर वो अपन कह रहे हैं इंडक्टर, इस केस में बिल्कुल करंट जाने नहीं देगा कि जीरो था वो जीरो ही मेंटेन करेगा, वो करंट के चेंज को अपोज करता है और स्टेडी स्टेटमेंट बिहेव्स एज अ नॉर्मल सिंपल वायर। अब ये देखिए, ये EMI का क्वेश्चन है आपके। A non-conducting cylindrical rod is inserted within two coils of insulated wires as shown in the figure. A battery is connected to coil 1 while a galvanometer to the coil 2. तो 1 में ये बैटरी है, 2 में ये कॉइल है। तो ये EMI का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब जैसे ही आपने स्विच ऑन किया करंट कॉइल 1 में, तो आपको पता है इसमें करंट अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी और वो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे भी लिंक होगा, यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंडक्शन होगा एंड देयरफॉर यू विल सी सम करंट फ्लोइंग इन कॉइल 2 ऑल्सो। सो दिस गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन ऑन प्रेसिंग द स्विच। तो ये आपको देखिए, ये ऑप्शन देखते ही आपको समझ आता है, इट शुड बी द ऑप्शन डी। कॉइल मूव इसलिए नहीं करेगा कि एग्जैक्टली वो मैकेनिकल फोर्स जैसा कुछ जनरेट नहीं हो रहा जिसके कारण मूव करेगा, और पॉइंटर मूव करना ही है, ये आपको ध्यान रहता है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए आपसे। नेक्स्ट 13th देखिए, AC सर्किट्स में बहुत क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। देखिए वैल्यू देखते ही चमकती है। यहाँ पे एक सीरीज सर्किट है, वोल्टेज गिवन है, इंडक्टर पे 30, कैपेसिटर पे 30, दोनों पे इक्वल, देखते ही समझ आता है भैया दोनों पे इक्वल है। VL = VR, इसका मतलब सर्किट इज एट रेजोनेंस, सर्किट रेजोनेंस अनुनाद पे है। अब आपसे फेज डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है आपके लिए, इट्स क्लियर, इट इज़ 0 डिग्री। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल आपको सेकेंड्स में करने वाला क्वेश्चन बेसिकली आप कह सकते हो, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगेन ये भी आपके EMI से रिलेटेड, या देखें किससे रिलेटेड है, एक बार देखते हैं। एट अ पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स नॉर्थ, द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी 0। तो आपको भाई हमेशा से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल में डिक्रीज मैक्सिमम करता है। डेफिनेशन यही होती है कि अपन बोलते हैं बेटा फील्ड वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज करेगा। तो कहाँ पे रेट ऑफ चेंज 0 होगा, जब अपन इसके परपेंडिकुलर चलेंगे। तो E के परपेंडिकुलर जाने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। अब E नॉर्थ मतलब नॉर्थ साउथ लाइन पे है, तो उसके परपेंडिकुलर आप चलो तो नॉर्थ साउथ नहीं होगा, ऑप्शन आपका होगा ईस्ट वेस्ट लाइन। यहाँ पे आप चलिएगा, कोई भी पोटेंशियल में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन है बट बनना चाहिए। अब 15th ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, आप लोग खूब पढ़ते हैं इसको। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, कंडक्टिंग ही मान रहा होगा, ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड स्मॉल r, दोनों पे सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है सरफेस। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी है मतलब वही आपके लिए कंडक्टिंग ही हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर इज, तो कॉमन सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए ऐसे मान लें, ये पहला और ये दूसरा, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R, तो दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है। तो आपको याद होगा पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वही सेंटर पे होता है एक नॉर्मल स्फीयर में। तो उसी लॉजिक से अगर अपन चलें, दोनों का पोटेंशियल ऐड करें, तो ये आपको याद ही होगा कि डायरेक्ट फार्मूला आपका होता है सिग्मा R/ε0। जनरली लोग याद रखते हैं, तो डायरेक्ट अगर फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाहर वाले के कारण सिग्मा R/ε0, अंदर वाले के कारण सिग्मा R/ε0। तो ये आपका ऑप्शन बन गया, कौन सा आएगा ये, दिस इज़ ऑप्शन सी। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है नहीं पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, वो भी कर लेते हैं भाई। इस पे माना चार्ज स्मॉल q हुआ, तो आपको पता है यहाँ -q इंड्यूस होगा, और यहाँ कैपिटल Q माने तो यहाँ Q+Q हो जाएगा, ठीक है। बट जब पोटेंशियल लिखोगे तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल ही होगा। तो पोटेंशियल लिखने के लिए डायरेक्ट आप जो लिखोगे वो तरीका होगा KQ/r, इसके कारण, और उसके कारण आप बोलोगे KQ/R।
और Q की वैल्यू आपको पता है क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन R, यहाँ लिखोगे सिग्मा इंटू 4πR² अपॉन R। इसे भी सॉल्व कीजिएगा, यही रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत स्टैंडर्ड वे में करते हो तो बनना चाहिए। देखिए 16th क्वेश्चन अब अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट का है। 20 जूल वर्क करना है एक 4 कूलम का चार्ज, मतलब पॉजिटिव ही मानेंगे, एक 10 वोल्ट के पॉइंट से किसी वी पोटेंशियल के पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा। भाई पहली चीज़ देखो, आपको वर्क करना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी आप उसको चिपका रहे हो, दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, तो आंसर 10 से बड़ा ही होगा, है ना। अब वर्क हुआ 20, वर्क आपको हमेशा पता है वर्क का मैग्नीट्यूड होगा Q डेल्टा V, मैग्नीट्यूड की बात अपन करें तो यहाँ से जो डेल्टा V मैग्नीट्यूड मेरे को देखने को मिल रहा है दैट इज़ 20/4, दैट इज़ 5 वोल्ट। और क्योंकि वर्क किया है, पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 वोल्ट का इंक्रीज ही होगा, तो इट वोंट बी 10 - 5, इट वुड बी 10 + 5, तो 15। तो बस यहाँ यही ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ईजी है बट गलती से आप 5 नहीं कर दें, इट शुड बी 15 वोल्ट्स। 17th, अब ये देखिए, ये ऑफ लेट अभी 1-2 सालों से नीट में भी पढ़ाने लगे हैं अपन वर्नियर और स्क्रू गेज, क्योंकि क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा जा चुका है अभी ऑफ लेट नीट के अंदर, तो यू शुड बी रेडी। मतलब पिछले 2 साल से रेगुलरली हमारे स्टूडेंट्स को भी हम पढ़ाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2 फोटो जब भी होते हैं, पहला फोटो दिखाता है 0 एरर, दूसरा फोटो बताता है रीडिंग, और अब आपको फाइनल आंसर निकालना है रीडिंग और 0 एरर को क्लब करके। अब एक बार डेटा भी देख लेते हैं। तो भाई क्या लिखा हुआ है, फिगर शोज द 2 डायग्राम्स ऑफ द सेम स्क्रू गेज। पहले केस में कुछ भी नहीं रखा है, दूसरे में बॉल रख के मेजर किया है। आपको बोला है सर्कुलर डिवीजन 50 है और एक चक्कर में आधा mm चलता है, ठीक है। एंड द मेन स्केल इज ½ mm मार्क्स, मेन स्केल पे वही ½ mm के मार्क्स किए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फोटो में आप देखिए ये 5 दिख रहा है, मतलब आपको दिख रहा है वो 0 नीचे चला गया, 5 है, कुछ रीडिंग आ रही है, जब 0 होना चाहिए था तब भी कुछ रीडिंग आ रही है, मतलब इंस्ट्रूमेंट हैज़ पॉजिटिव 0 एरर। पहले मैं लीस्ट काउंट भी निकाल लूँ। लीस्ट काउंट मुझे याद है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो पिच कितना है इसका 0.5 mm, स्केल के डिवीजन कितने हैं 50, सो 0.5/50 दैट इज़ बेसिकली, ये तो वही आपका 1/100 हो गया, मतलब दिस इज़ 0.01 mm आई कैन राइट। तो पॉजिटिव 0 एरर कितने का होगा 5 डिवीजन का, तो 5 × 0.01 mm दैट इज़ 0.05 mm, मतलब जो भी रीडिंग आएगी एक्चुअल वैल्यू में ये वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी। अब रीडिंग कितनी आ रही है भाई, मेन स्केल पे 2 डिवीजन दिख रहे हैं, तो मेन पे 2 चला गया, तो जो रीडिंग होगी मेरी मेन पे 2 चला गया, एक का वैल्यू ½ है, तो 2 × ½ mm, प्लस 25 एक्स्ट्रा डिवीजन है, तो 25 × 0. लीस्ट काउंट 0.01 mm, सो इट कम्स आउट एज 1.25 mm। ये तो इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, अब इंस्ट्रूमेंट में ये त्रुटि है 0.05 mm की पॉजिटिव त्रुटि, तो जो ट्रू वैल्यू होगी, जो ट्रू रीडिंग होगी वो मैं लिखूंगा 1.25 माइनस 0.05 दैट इज़ 1.20 mm। मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया वो उसमें पूरा आ नहीं पा रहा था, तो ये 1.20 mm जो यहाँ पे है, ये अगर मैं देखूँ जो मेरे पास दिख रहा है, दिस इज़ ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा बेटा, अगेन एडवाइस अभी तक नहीं पढ़ा है, टाइम मिला है तो पढ़ लीजिए बेटा। नीट में आप बहुत अच्छे स्कोर के लिए एम कर रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिए, नॉर्मली नहीं पढ़ते थे बट अब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखिए, अगेन ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये कवर कई एग्जामों में हो रखा है। देखिए पहला 1/3 जर्नी 20 की स्पीड से, अगला 1/3 40 की स्पीड से और लास्ट 1/3 60। तो ये 1/3 जिस तरह का, इसका मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है ना कि टाइम की। तो जो पूरी जर्नी थी उसको 3 इक्वल पार्ट में आपने ऐसे डिवाइड किया, तो इसमें भी मान लिया टोटल का 1/3, तो s/3 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 मान लें, और तीनों में स्पीड हो गई लेट्स से v1 v2 v3। अब वही एवरेज स्पीड पूछी है तो बेटा अपना वही तरीका, एवरेज स्पीड इज़ टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ दिख रहा है कितनी हो गई s, टाइम टेकन पहले वाले में लगेगा s/3 डिस्टेंस अपॉन v1, दूसरे में s/3 डिस्टेंस अपॉन v2, तीसरे में s/3 अपॉन v3। तो सिंप्लीफाई करें इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, मेरे लिए ज़्यादा बेटर है कि शायद अपन वैल्यू डाल दें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। एस कैंसिल करें तो दिस इज़ 1/3v1 दैट इज़ 3 × 20 प्लस 1/3 × 40 प्लस 1/3 × 60। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा 1/60, 1/120, 1/180, ठीक है। कैलकुलेशन सही है अभी तक अपनी। हाँ अब देखिए,
अब LCM 180, 120, 60 देखते ही 360 चमकता है, तो 360 LCM हो जाएगा। तो लेट से मैं नीचे ही ले लेता हूँ यार LCM। ये 360 LCM लिया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2। सो दिस इज़ 360 अपॉन 9 + 2 11 kmph। तो 360/11 कितना हो गया ये 33, मतलब 3 की लाइन में ही आएगा। अच्छा 3 की लाइन में 2 ऑप्शन है, एक बार ढंग से देख लेते हैं। तो 33 के बाद बचेगा 30, मतलब 2, तो 32 के आसपास आएगा। तो दिस इज 32.7 kmph। तो ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए, अपन प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। 19th, ये क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन से है। एक बॉडी धरती के बहुत क्लोज है और काइनेटिक एनर्जी के से ऑर्बिट कर रही है। ऑर्बिट कर रही है मतलब सैटेलाइट मान लो। तो भाई सैटेलाइट धरती के पास हो या थोड़ा ऊपर हो, आपको हमेशा पता है उसको भगाने के लिए, एस्केप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी, वो हमेशा किसके इक्वल होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी एनर्जी उसको और दे दो तो वो भाग जाता है। ये आपको याद रहता है। तो डायरेक्टली आप बोलोगे जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी और दी तो टोटल वो एस्केप कर जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिए, टोटल एनर्जी आपको पता है क्या होती थी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर भगाना है तो टोटल एनर्जी जीरो करनी है, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी इतनी है, लेट से -2 जूल है, तो +2 जूल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसा आप बोर मॉडल में भी देखते थे, वही चीज़ आप यहाँ पे बोल सकोगे। नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है हीट ट्रांसफ़र का, पढ़ने में भी जोर आएगा, लेंदी क्वेश्चन हो गया, रीडिंग ही इतनी सारी है। एक प्लैनेट रेडिएट करता है एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स सरफेस टेम्परेचर। वो आपको पता ही है, प्रोपोर्शनल टू AAT⁴, वही अपना किसका अपन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं, वही यहाँ पे है। इफ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट इज ड्यू टू एन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सही बात है भाई, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जितनी एनर्जी आ रही है उतनी वो लूज़ कर रहा है। तो देखिए जो भी लूज़ करेगा, मैं अभी मान के चल रहे हैं कि उसका जो साइज़ है वो डिस्टेंस बिटवीन सन और प्लैनेट की तुलना में बहुत छोटा है। तो ये जो भी रेडिएट कर रहा है, लेट्स से सम k × T⁴ मान लिया मैंने, और रिसीव कितनी कर रहा है, बैलेंस होगा तभी तो बैलेंस रहेगा। तो ये तो इसका टेम्परेचर हुआ। अब सन से जो ये रिसीव कर रहा है वो एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू जो भी है सिग्मा ई को 1 मानते हुए, उसको भी कुछ k' मानते हुए अगर मैं लेके चलूँ, या जो भी लिखे अपन, दैट वुड बी इक्वल टू Ts⁴ अपॉन d²। ये अपॉन d² का फैक्टर क्यों आएगा, आपको पता है कि भाई जो सन रेडिएट करता है जितनी भी वो एनर्जी टोटल, वो सिग्मा एरिया ऑफ सन इंटू Ts⁴ करेगा। ये क्योंकि d डिस्टेंस पे है, ये उसका एक फ्रैक्शन ही रिसीव करेगा, और वो जो भी फ्रैक्शन है 1/d² के रेशो में आएगी। तो यहाँ से आपको चीज़ क्लियर है। द हीट रिसीव्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन, टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, तो T⁴ दिख रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी 1/d²। तो अवेलेबल ऑप्शन से देखिए, इन्वर्सली इज द डिस्टेंस ऑफ द सन, नहीं। वेरीज डायरेक्टली इज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, डायरेक्ट तो है ही नहीं। वेरीज इन्वर्सली इज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये बन जाएगा T = 1/√T। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट आपका लॉजिक यहाँ पे बनता है। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ये आप तभी कर पाओगे जब इस तरह के क्वेश्चन, सोलर कांस्टेंट वगैरह जब आप पढ़ते हो उसी से लिंक्ड हो गया। तो सोलर कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए 21st क्वेश्चन। ये अगेन आपके थर्मल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है, वाटर आइस मिक्सचर, जिसमें लोगों को एक्चुअली दिक्कत ज़्यादा रहती है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 किलो बर्फ़ लिया है -20 पे, 5 किलो पानी लिया है +20 पे। आपको फाइनली मिक्सचर में कितना पानी होगा ये निकालना है। सारे डेटाज आपको जो स्टैंडर्ड हैं वो गिवन है। तो देखिए सबसे पहले मुझे समझ आ रहा है 2 किलो पानी है, 2 किलो बर्फ़ है और 5 किलो पानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन जो जनरल तरीका मैं जो खुद सॉल्व करता हूँ, देखिए लेट्स से ये आपका आइस मैंने ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ 2 kg आइस at -20 degrees Celsius, and here I have drawn 2 kg water at, not 2 kg, sorry, it is 5 kg water at +20 degrees Celsius। तो सबसे पहले देखिए आइस हीट लेके सबसे पहले 0 डिग्री तक आने रहेगा बिना फेस चेंज किए। इस प्रोसेस में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, लेट्स से इसको Q1 बोलें। Q1 की वैल्यू आप बोलोगे क्योंकि हीट चाहिए, इसको यहाँ लिखेंगे m ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। थोड़ा और प्रॉपर लिख देता हूँ मैं इसको, m ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू ΔT। तो ये जो Q1 की वैल्यू होगी अगर मैं यहाँ पे डिटरमिन करूँ तो Q1 हो जाएगा आइस का मास 2 kg, स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.5 किलो कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस इंटू 20 डिग्री सेल्सियस। सो इट बेसिकली कम्स आउट एज 20 किलो कैलोरी। अब इतनी हीट चाहिए तो पानी ही देगा। अब पानी अगर देगा, मैं मेंटली कैलकुलेट करूँ, अगर इसको 20 से 0 पे लेके आऊँ,
लेट्स से यहाँ पे लेके आ जाऊँ 0 डिग्री 5 kg वाटर, तो इस ट्रांजिशन में कितनी हीट दे सकता है, लेट्स कॉल इट Q1 डैश। तो ये मुझे सीधे सीधे दिखती है, 5 इसका मास है, स्पेसिफिक हीट इसकी गिवन है 1 और टेम्परेचर चेंज है 20, दैट इज़ 100। अब देखो उसने 20 मांगी, इसने 100 दे दी, तो 100 दे दी, इसने 20 ही चाहिए, तो अभी एक्स्ट्रा 80 है। अब 80 किलो कैलोरी हीट आपके पास सिस्टम में बची हुई है, 80 किलो कैलोरी इज़ द एक्सेस यू हैव। अब क्या ये 2 kg आइस पूरा मेल्ट हो सकता है क्या? देखिए मेल्टिंग के लिए चाहिए 80 किलो कैलोरी पर kg और अपने पास 80 किलो कैलोरी है, इसका मतलब पूरा 2 kg तो मेल्ट नहीं होगा, उसको 160 चाहिए थी, तो 80 किलो कैलोरी से 1 kg मेल्ट होगा और 1 kg मेल्ट होगा और फाइनली बस कुछ हीट का एक्सेस नहीं रहा और दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है, तो अब फर्दर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो फाइनली जो वाटर कंटेंट है 5 तो पहले से था प्लस 1 और हो गया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 6 kg। आइस कंटेंट 1 kg रह जाएगा, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस आंसर इज़ बी। तो देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो अपन ने किया, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए एक फ्लेक्सिबल गुब्बारा है, उसमें 2 मोल्स SO2 के हैं, इनिशियल 1 किलोलीटर वॉल्यूम है, टेम्परेचर 27 है, उसको भर दिया। गैस को पहले एक्सपैंड किया है ट्रिपल वॉल्यूम करते हुए आइसोबारिकली, फिर फर्दर एक्सपैंड किया है एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली एक्सपैंड करोगे तो टेम्परेचर घटेगा और ऐसे घटेगा कि वो फाइनल इनिशियल टेम्परेचर पे ही आ गया। माने गैस आइडियल है तो कितना वर्क डन करना है, गामा गिवन है यहाँ पे 9/7, जनरली अपन ऐसा डेटा देखते नहीं है बट जो गिवन है उसको मान के चलें 9/7, आर को लेना है 25/3। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हो क्या रहा है, जस्ट रफ मैं प्लॉटिंग करके देखूँ, इफ़ आई प्लॉट इट ऑन अ PV कर्व, तो सबसे पहले आइसोबारिकली वॉल्यूम ट्रिपल होगा और फिर एडियाबैटिकली वापस इस तरह से होगा कि ये और ये सेम आइसोथर्म पे लाया करेंगे, मतलब ये अगर A B C बोलूँ तो C और A का टेम्परेचर सेम हो गया। तो अब आप ये को यहाँ पे वर्क निकालना है, तो वर्क मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ वर्क इज़ वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन BC। AB आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन आपको पता है P डेल्टा V, जिसको आप NR डेल्टा T भी लिख सकते हो। ठीक है, NR डेल्टा T का मतलब यहाँ पे TB माइनस TC हो जाएगा जो भी है, तो इसको लिख सकते हैं अपन NR डेल्टा T इन दिस प्रोसेस। और यहाँ जो होगा WBC उसको आप जनरली लिखते थे PI/VI माइनस PF/VF अपॉन गामा -1, ये आपने याद कर रखा है। तो देखिए पहले यहाँ N2 है, R 25/3 है, टेम्परेचर वॉल्यूम ट्रिपल हुआ है, तो बेटा एक चीज़ आपको पता है टेम्परेचर भी ट्रिपल होगी। यहाँ 27 था मतलब दिस वॉज 300 केल्विन, तो ट्रिपल करने का मतलब दिस विल बी केल्विन में ट्रिपल होगा 900, तो चेंज आ गया आपका 600, वापस यहाँ पर 300। अब यही PI/VI माइनस PF/VF, तो डेल्टा PV इसको डेल्टा PV को अपन NR डेल्टा T लिखें, तो यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल है, तो दिस विल बिकम NR इनिशियल मतलब TB माइनस TC अपॉन गामा -1। तो सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो गया, इसको बेटर है, चलिए अपन ने ऐसे लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लेट से मैं 25 × 400 लिख के लिखूँ, प्लस N2 R is 25/3 TB माइनस TC, what will again it will give you 600 and this would be 9/7 -1, गामा 9/7 है। तो वापस से यहाँ भी देखिए ये 200, ये पूरा सेम फैक्टर आ गया, 25 × 400 कॉमन ले लूँ मैं, दिस वुड बी 1 प्लस ये नीचे आएगा 9/7 -1 विच इज़ 2/7, ऊपर लोगे दैट विल बिकम 7/2। सो इट इज़ 25 × 400 और ये आपका बन गया 9/2 200, तो दिस इज़ 4, 25 2 ज़ा 50, तो 5000 × 9, 5000 × 9 दैट विल गिव यू 45,000, तो आंसर अपना हो गया 45 किलो जूल। ठीक है, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, बस ये याद रखिएगा हमेशा इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, जैसे आइसोबारिक में करते हैं एडियाबैटिक में भी आप कर सकते हो। अगला ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन जा रही है 4 मीटर हाइट पे ग्राउंड से और करंट है 100 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट है तो लेट से मैं मान लूँ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये इस तरह से लाइन जा रही है। ठीक है, ये ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर है, 100 एम्पियर का करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो, तो डायरेक्टली बिलो इट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे ये मान लिया ग्राउंड ही हो गया, ये हाइट आपकी हो गई लेट से h। तो पहली चीज़ तो देखिए खुद ही इमेजिन करके देखिए कि ये इधर जा रहा है, ये आपका वर्टिकल अप और डाउन हो गया, ये वर्टिकल अप और ये वर्टिकल डाउन हो गया आपका। अब ये पॉइंट आपका यहाँ पे है,
तो सबसे पहले देखिए अपन जो रूल अपना होता है, अपने सीधे हाथ के थंब को लीजिए, इस लाइन के अलोंग उसको रखिए और अपनी हथेलियों को, हाथ को ऐसे खोलिए कि हथेली अब नीचे की तरफ जा रही है। तो खुद ही देखेंगे आप, अब हथेली जो पॉइंट कर रही है आपकी इस केस में, वो आपकी तरफ आ रही है। इस फिगर में देखें तो आपकी तरफ आ रही है, मतलब डेफिनेटली दैट वुड बी साउथ, क्योंकि यहाँ पे इस फोटो में अगर मैं दिखाऊँ तो इट शुड बी लाइक दिस, अंदर जाते हुए नॉर्थ होना चाहिए और ये बाहर आते हुए साउथ होना चाहिए। तो ये बाहर आती हुई फील्ड है तो साउथवर्ड ये फील्ड होगी। सबसे पहले तो ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए। कितनी है ये अपन निकालें तो अपने को फॉर्मूला याद है, इनफाइनाइट वायर के लिए आप सब याद रखते हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये फॉर्मूला। तो आर की जगह एच लिख दूँ, म्यू नॉट बाई 2π की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻⁷। करंट आपको पता है 100 है और एच का वैल्यू 4 है। सो दिस सब ऐसा यूनिट्स में ही अपना। So this is 2 and this is 50, तो basically it becomes 5.0 × 10⁻⁻6 टेस्ला। और ये जैसा आपने देखा था इट इज़ टूवर्ड्स साउथ, तो ऑप्शन डी यहाँ पर केयरफुली आप कर सकोगे। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, देखिए 24th क्वेश्चन। स्ट्रेट तार है, डायामीटर आधा mm का, 1 एम्पियर करंट लेके जा रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया 1 mm डायामीटर के वायर से, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर से बहुत दूर। अभी देखिए, अभी आपको बोला था वायर से बहुत दूर जो फील्ड है दैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2π डिस्टेंस, उसमें वायर के डायामीटर से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये सीधा सीधा आप बोलोगे इट इज़ सेम एज द अर्लियर वैल्यू। नाउ नेक्स्ट देखिए 25th। अगेन ये शायद सबसे लड्डू क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्यू चार्ज ई और बी दोनों एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे जा रहा है, तो लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, तो इट शुड बी इन सेकंड्स में आपसे सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। जनरली कंबाइंड ब्लॉक्स कम पढ़ते हैं नीट में, बट फिर भी देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कंसेप्ट है। दो डब्बे हैं ए और बी, एक दूसरे पे रखे हैं, स्मूथ सरफेस है, तो नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लोअर ब्लॉक पे लगा रहे हैं जिससे दोनों साथ चल सकें बिना सेपरेट हुए, वो है 49। इसका मतलब जब 49 न्यूटन फोर्स है तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और फ्रिक्शन जो लग रहा होगा एफ एस मैक्स लग रहा होगा। आपको दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, जी का वैल्यू 9.8 लेना है। तो पहली चीज़, जब 49 फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सिस्टम एक ही है तो F अपॉन ma प्लस mb करें, तो एक्सेलरेशन इस वक्त आपका निकल के आ रहा है 49, ma प्लस mb अगर मैंने किया दैट इज़ 7 + 3 10, दैट इज़ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब अगर मैं केवल बी ब्लॉक को देखें, देखिए बी ब्लॉक पे अगर मैं FBD बनाऊं तो मुझे पता है उस पर एक तो नॉर्मल लगेगा ऑन बी ड्यू टू ए, एक खुद का वेट लगेगा mg, और ये वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा तो ये नॉर्मल आपको पता है एन ऑन बी ड्यू टू ए दैट वुड बी mg। और अब क्योंकि ए आगे जा रहा था तो ये ए पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा और इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, और लिमिटिंग केस है तो आपको पता है ये एफ एस मैक्स लगेगा। तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, एफ एस मैक्स इक्वल्स मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन, और एफ एस मैक्स की वैल्यू आपको पता है म्यू एस एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, दोनों के बीच का कंबाइंड नॉर्मल mg, दैट इज़ mb इंटू ए। तो दिस mb एंड mb गेट कैंसल्ड, तो डायरेक्टली म्यू एस की वैल्यू आ रही है a/g, ए की वैल्यू 4.9 है, जी की वैल्यू 9.8 है, देखते ही चमकता है, दिस इज़ हाफ दैट इज़ 0.5। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। याद रखिएगा जब भी मैक्सिमम वाला केस है, लिमिटिंग वाला केस है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा एफ एस मैक्स लगेगा। ठीक है, स्लिपिंग हुई नहीं है, लिमिटिंग केस है, तो वो पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए 27th, ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये देखिए क्या कहता है ये, भाई कोई 210 पोलोनियम है, अल्फा एमिटर है और इसकी हाफ लाइफ 138 डेज़ है। एक स्टूडेंट ने देखा इसकी एक्टिविटी 2000 डिसइंटीग्रेशन और 2000 बेक्यूरल, बेक्यूरल का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो अब आपको इसकी एक्टिविटी बेक्यूरल की जगह बोल रहा है निकालनी है इन माइक्रोक्यूरी। तो पहले चीज़ यहाँ बेसिक आपको यूनिट कन्वर्जन ही पूछ रहा है, आपको पता है 1 क्यूरी क्या होता है, दैट इज़ 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और यू कैन से दैट इज़ बेक्यूरल। तो देयरफॉर डायरेक्टली ये जो एक्टिविटी यहाँ पे है ये आपको गिवन है बेक्यूरल में, तो बेक्यूरल से क्यूरी में कन्वर्ट करने के लिए लिखोगे 1 क्यूरी इज़ इक्वलेंट टू 3.7 × 10⁻10 बेक्यूरल, बेक्यूरल बेक्यूरल कैंसिल, दिस इज़ इन क्यूरी। तो ये हो गया आपका। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2/3.7, पावर्स को इधर उधर करें तो 10⁻⁻7 क्यूरी। अब माइक्रो क्यूरी में करना है तो दिस बिकम्स 0.2, क्योंकि 10⁻6 उधर चला जाएगा अपॉन 3.7 माइक्रो क्यूरी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिए, 3.7 के हिसाब से अगर मैं चलूँगा 0.2 या 2/37 मान लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो पहले एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, 20 उससे भी बात नहीं पड़ेगी, एक और ज़ीरो लगेगा 200,
और 37 की टेबल में मुझे याद है 185 5 टाइम्स होता है, तो ये 185 हुआ, तो 15 बचेगा, 15 बचेगा, तो अब उसके हिसाब से देखिए 15 बचेगा तो वापस से 150 आएगा, तो 5 से कम 4 ही आएगा, सो दिस शुड बी 0.054 माइक्रो क्यूरी। तो सिंपल आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होती हैं, क्यूरी और बेक्यूरल या डीकेस पर सेकंड में क्या रिलेशन है, ये नहीं पता होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जनरली लोग पता नहीं मुझे कितना याद रखते हो आप, बट इसको याद रखिएगा, याद रखना भी चाहिए। 28, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन दिखता है। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है दो छुटके जुड़ के थोड़ा बड़ा साइज़ का बन के फ़ायदा हो रहे हैं, तो टूटने वाला ऑप्शन गलत। लाइट न्यूक्लियाई बॉम्बार्डिंग नहीं, हैवी न्यूक्लियाई बॉम्बार्डिंग नहीं, इसका मतलब टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव अ हैवियर न्यूक्लियस एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट्स। तो ये आपके लिए एक्चुअली बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, अगेन सेकेंड्स में होने वाला। 29 ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है, आप सबने नोट्स में कवर अप किया हुआ होगा, हर इंस्टीट्यूट की शीट में मिलेगा, कई एग्जामों में आया हुआ है। एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी बराबर है, तो दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रेशो निकालने हैं। देखिए भाई, फोटोन के लिए लैम्डा और एनर्जी का रिलेशन आपको याद है, लैम्डा फॉर फोटोन इज hc/E=hc/लैम्डा, ये आपको ध्यान है। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली कंसेप्ट से अगर चलें तो h/p, और p को आपको काइनेटिक एनर्जी ही मान के चलें तो √2m k या √2m e लिख सकते हैं। तो अब रेशो अगर मेरे को चाहिए किसका, लैम्डा ऑफ फोटोन टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रेशो मैं लूँगा तो h और h तो मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो मेरे पास बचेगा दैट इज़ c टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे e को, तो ये e इधर रह जाएगा √2m/e। तो c और m तो फिक्स है, तो यहाँ से e के साथ जो प्रोपोर्शनैलिटी है आपको दिख रही है डायरेक्टली इन्वर्स टू 1/√e। तो ये अगेन बहुत जनरल क्वेश्चन है, किया हुआ होगा तो होना ही चाहिए आपसे। नेक्स्ट भाई, भारतीय ओशन, इंडियन ओशन की डेप्थ 3000 मीटर है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन बताना है वाटर का बॉटम ऑफ द ओशन पे, बल्क मॉडुलस गिवन है, जी को 10 लेके चलना है। तो भाई ये आपका बल्क प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर का आपका क्वेश्चन होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको आप कहते थे। तो यहाँ आपको डायरेक्ट याद है कि भाई फ्रैक्शनल कंप्रेशन, तो आपको याद है बेटा डेल्टा v/v, वो आप सबको याद है, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा p/v। ये एक्सप्रेशन अपन डिराइव करते थे बल्क मॉडुलस की हेल्प से। बल्क मॉडुलस डिफाइन ही ऐसा होता है -डेल्टा p/डेल्टा v/v। मैं केवल अभी मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, ठीक है, वरना साइन आ जाएगा क्योंकि डेल्टा v डेल्टा p एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं। एक्चुअली डेल्टा रो होता है, तो यहाँ एक्चुअली वो माइनस साइन आना चाहिए वैसे अगर आप देखें तो, बट अभी अपन केवल मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड है। और डेल्टा p 3000 मीटर नीचे जाने पर प्रेशर में चेंज होगा। अगेन इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो अपन उसको लगभग डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हुए वाटर की चलेंगे, सो दैट इज़ ρgh/v। पानी की डेंसिटी आपको पता है 10⁻3, g है 10, h है 3 × 10⁻3, और b के नाम पे आपको गिवन है 2.2 × 10⁹। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई अगर आप कर रहे हो तो 6 और 7 पावर गई तो 10⁻2 बचेगा इंटू 3/2.2। और इसको भी परसेंटेज में लिखना है तो बस ये 10⁻2 हटा और परसेंटेज में आ गया, तो ये 1 पॉइंट समथिंग, अच्छा समथिंग में भी देखना पड़ेगा, तो 8 बच रहा है, तो ये 8 बचेगा, तो ये 4 के अराउंड ही, 4 से थोड़ा सा कम ही रहेगा, 1.4 से, तो अवेलेबल ऑप्शंस में इट शुड बी 1.36%। तो इस तरीके से आप इसको कर सकोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका ये प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है डिविएशन एंगल और इंसिडेंस एंगल के लिए कैसा ग्राफ होगा। तो ये आपको अच्छे से पता है कि भाई ये मिनिमम डिविएशन कभी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आता है, उससे कम और ज़्यादा दोनों पे बढ़ता है। एक्सपेरिमेंट भी आप करते हो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल निकालने का, तो ये डायरेक्ट आपको याद है ऑप्शन ए, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ये आपका माइक्रोस्कोप पे बेस्ड है, कहता है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 30 है, आईपीस की फोकल लेंथ 5 है, इमेज बन रही है डिस्टिंक्ट विजन मतलब नियर पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर पे। तो अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन निकालना है। तो पहली चीज़ आपको पता है यार, इसका जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है आप शायद ऐसे लिखते हो MO/ME, ये थोड़ा सा मिसनॉमर होता है, ये MO/ME अपन लिख तो देते हैं, बट यहाँ बेसिकली अपने का एक का अपन बोलते हैं एंगुलर होता है और एक का लीनियर होता है, बट ठीक है अभी MO/ME से ही अपन चलते हैं जैसा क्वेश्चन की फीलिंग है। तो पहले मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस शेड डेटा से निकल जाएगा, M गिवन है, MO आपसे पूछा गया है, तो ME पे अपन फोकस करते हैं। तो आईपीस के लिए देखिए क्या गिवन है, आईपीस के लिए फाइनल इमेज बन रही 25 पे और आपको पता है वो वर्चुअली बनेगी, तो दैट इज़ -25। फोकल लेंथ आईपीस के लिए आपको गिवन है कितनी, 5। तो U निकालने फॉर आईपीस, तो इक्वेशन लगाएं 1/V -1/U विच इज़ 1/F, ये लग गई इक्वेशन।
तो यहाँ से 1/u की वैल्यू आ रही है -1/25 -1/5, 25 LCM -6, तो u की वैल्यू आ गई -25/6। सो देयरफॉर इसका जो मैग्निफिकेशन है v/u वो आप सिंप्लीफाई करो, v है 25 और ये है 25/6, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो दिस इज 6। तो आई पीस का मैग्निफिकेशन 6 है, कंप्लीट 30 है, तो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव का आपके लिए आ गया, दैट वुड बी इक्वल टू 5। आराम से अब इसको मेक आउट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप पे बेस्ड क्वेश्चन आपका था। अगला ये आपका मोमेंटम पे बेस्ड है। एक पार्टिकल का मोमेंटम p है और अब फोर्स लगाया है kt मतलब k पॉजिटिव है, टाइम के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है और फोर्स का डायरेक्शन मोमेंटम के अलॉन्ग है, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ना ही बढ़ना है। तो कितनी देर के बाद मोमेंटम 3p हो जाएगा, तो 1d टाइप सिचुएशन हो गई। तो मुझे डायरेक्ट याद है कि भाई जो भी अपन लिखते हैं डेल्टा p एफ इज़ dp/dt, तो डेल्टा p को आप किसी भी ड्यूरेशन में लिख सकते हो इंटीग्रेशन ft कर्व का एरिया, यही बोलते थे अपन। तो ft कर्व का एरिया अगर अपन बनाएं तो यहाँ पे देखिए मेरे को तो दिख रहा है यार ये ft कर्व, f लीनियर है तो ग्राफ ही बना लें, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, बट लेट्स से ग्राफ ही बनाते हैं kt, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो भाई किसी भी टाइम t पे ऐसा हुआ तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी है kt, तो ये जो भी एरिया है डेल्टा p है, तो मोमेंटम p से 3p हुआ तो ये एरिया मुझे चाहिए कितना 2p, और ये एरिया मुझे ट्राइंगल का एरिया पता है, हाफ बेस हो गया t और वो हो गया आपका kt। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से क्या आता है बेटा आपके पास आ रहा है kt स्क्वायर इज़ 4p, तो t का वैल्यू आपके लिए आ गया 2√p/k। अब देखिए कौन सा ऑप्शन 2√p/k आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, कहाँ है ये ऑप्शन, ऑप्शन बी। आप इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, बट ठीक है लीनियर फंक्शन तो ग्राफ बनाइए, एरिया बनाना मतलब पर्सनली मुझे ज़्यादा सही लगता है और फीलिंग भी ज़्यादा अच्छे से अपने को आती है इन सारी चीज़ें के अंदर, ठीक है। सो दिस इज 33rd क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपके बड़े इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, रोलिंग जिसे कहते हो। टाइम टेकन का रेशियो निकालना, एक सॉलिड स्फीयर है और एक डिस्क है सेम मास और रेडियस की, दे रोल डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट। देखिए मतलब बड़ा अजीब सा है, रोल डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अब एक्चुअली आपको पता है स्मूथ इंक्लाइन पे रोलिंग होती ही नहीं है, तो अगर स्मूथ इंक्लाइन होगी तो एग्जैक्टली सेम होगा, वो ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तो क्वेश्चन की भावना ये है कि प्योर रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग। तो उस केस में आपको याद होगा, देखिए जनरली जो बहुत सारी जगह इस तरह से समझाते भी हैं, जैसे मैं अभी पर्सनली समझाता हूँ कि लेट से कोई भी इंक्लाइन ली जिसका ये एंगल, ये हाइट h मानी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्योर रोल करके जाता है तो आपको याद होगा, आप सबने सीखा हुआ एक्सेलरेशन बोलते हैं अपन g sin θ/β, और बीटा अपन बोलते हैं वो शेप पे डिपेंड करता है 1 + k² के उसके cm के अबाउट, एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है वो अपन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन ये होता है, और जब ये डिस्टेंस मूव करना है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपको पता है दैट इज़ गोइंग टू बी h/sin of θ, दैट इज़ हाफ gt², हाफ at² मीन्स हाफ g sin θ/β इंटू t²। तो t की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आती है √2h, ये आ रहा है हाँ, β/g sin² θ। तो अब दोनों के लिए h सेम है, g सेम है, साइन और थीटा सेम है, तो टाइम का रेशियो बीटा पे डिपेंड करेगा। तो डायरेक्टली क्या लिखना है अपने को, t1/t2 दैट इज़ गोइंग टू बी √β1/β2। अब बीटा वन का मतलब यहाँ पे हो गया स्फीयर। स्फीयर के लिए बीटा आपको याद होगा, स्फीयर का जनरली आप फॉर्मूला क्या लिखते हो सॉलिड का, 2/5 mr²। तो 2/5 यहाँ पुट करोगे mr² के हिसाब से, अगर ये 2/5 r² होगा तो 1 + 2/5 विच इज़ 7/5। और डिस्क के लिए mr²/2 होता है तो k² की वैल्यू r²/2, तो यहाँ 1/2 होगा तो 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2। सो ये सिंपली आपके लिए आ रहा है √14/15। ये बीटा की टर्म्स में सारे फॉर्मूले याद रखिए, हमेशा बहुत ईजी रहता है, सस्ते में क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है। तो आई एडवाइज नहीं इस सेंस में पढ़ा है तो कभी पढ़ के देखिएगा, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज पे आपको ये मिलता है। नेक्स्ट ये आपका लॉजिक गेट्स, देखिए आउटपुट y ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट शोन इज इक्वल टू, अब देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये और गेट है, ये एंड गेट है, ठीक है। अब a + b तो यहीं से हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, b नहीं दिख रहा। अब a बार देखते हैं एक बार, तो ऑप्शन दिखती है, एक सिंपल सी चीज़ देखिए, एंड द्वार पे आपको पता है दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। तो दोनों 1 होने का मतलब यहाँ आउटपुट में a तो आएगा ही आएगा, a को तो 1 होना ही होना है। अब a अगर 1 हो गया तो इस गेट में b की वैल्यू कुछ भी हो ये 1 ही आएगा। इसका मतलब क्लियर कट है, a अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा ही, डाल के चेक कर लीजिए, और a को 0 करिए कभी वो आएगा ही नहीं। इसका मतलब y इज सिंपली रिफ्लेक्टिंग a।
ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन तरीका। बाकी आप इसको बूलियन लॉजिक से अगर करें तो देखिए सबसे पहले इसका जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ ए प्लस बी, और वो फिर प्रोडक्ट आ रहा है ए के साथ, सो दैट वुड बी ए डॉट ए, वो ए ही देगा प्लस ए डॉट बी, और इसको ऐड करोगे तो भैया ए पे ही डिपेंडेंट है क्योंकि ए जब तक 1 नहीं होगा ए भी 1 नहीं होगा, तो दिस इज सिंपली ए। तो बूलियन से भी जा सकते हो और कॉमन सेंस से भी जा सकते हो। आई एडवाइस कॉमन सेंस से देखिए थोड़ा ऑब्जर्व करके, तो आपको ऑप्शंस की हेल्प से ईजिली चमकना चाहिए। देखिए नेक्स्ट इज ये आपका सेमीकंडक्टर्स पे बेस क्वेश्चन 36 है। आपको बताना है कौन सा डायोड कनेक्शन फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में आपको पता है पी पे हायर एन पे लोअर, तो यहाँ पी पे +2 है, एन पे -2 है, तो यही मुझे फॉरवर्ड बायस दिख गया, तो ऑप्शन ए। बाकी भी आप चेक कीजिएगा कोई और नहीं आएगा, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा लड्डू क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स होने वाला। नेक्स्ट, ये अगेन थोड़ा इंटरेस्टिंग, लोगों को इतना ईजी नहीं रहेगा। कौन सा प्रोसेस यहाँ पे 20 ग्राम वाटर जो 30 डिग्री पे है उसके लिए टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रेस करेगा मिक्स करने पे? देखिए करके देखते हैं। सबसे पहले ए, अगर 20 ग्राम 30 पे है और 20 ग्राम 40 पे मिक्स किया, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है, डायरेक्ट आप बोलोगे सब कुछ सेम है तो एवरेज आएगा, तो ये तो दिख रहा है मुझे ए में आंसर आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। बी, अब यहाँ 40 ग्राम ऑफ वाटर है तो जो भी होगा भाई यही 35 पे है, तो फाइनल टेम्परेचर 35 से कम ही आएगा। मैं क्यों सॉल्व करके टाइम पास करूँ, क्योंकि 35 से कम ही आना है। नेक्स्ट, 10 ग्राम वाटर एट 50, यहाँ चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट से फाइनल टेम्परेचर टी माने, तो अपना तो सीधा सा फंडा है, एक ने पाया दूसरे ने खोया, खोया पाया बैलेंस, हीट गेन हीट लॉस, हीट गेन बैलेंस करें तो देखिए गेन करेगा 20 ग्राम वाटर 30 पे, तो माना फाइनल टेम्परेचर टी है, तो इसका गेन होगा 20 × 1। स्पेसिफिक हीट कैलोरी वाली टर्म्स में ये लिखते हो आप, कुछ भी लिखो कैंसिल ही होनी है वैसे भी। दिस इज T - 30। इधर आपका क्या है 10 ग्राम वाटर इंटू 1। अब यहाँ लॉस हो रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे, तो 50 - T, इसको सिंप्लीफाई करें 2, तो दिस इज 2T - 60, दिस इज 50 - T। So 3T is 110, T equals to 110/3। इसको सिंप्लीफाई करो तो 9 20 का हो गया 6, तो 36.67 डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी तक तीनों में सबसे ज़्यादा आ रहा है। डी, 40 ग्राम वाटर एट 18 है, भाई 18 से करोगे तो और कम ही होना है, तो इसको वैसे ही रिजेक्ट कर दें, तो सीधा सीधा ऑप्शन आपका आ गया सी। तो स्मार्टली करेंगे तो ईजिली आप मैनेज यहाँ पर कर पाएंगे, एक ही जगह इफेक्टिवली कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ रही है। ठीक है, नाउ 38, ये आपका क्वेश्चन आया है वेव ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन से। एक पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया है बिल्कुल जैसे बनता है। फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न पे फेज डिफरेंस बताना है किसका, रेज कमिंग फ्रॉम द एजेस ऑफ द स्लिट। अब यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, केवल फॉर्मूलों से काम नहीं चलेगा, आपके एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेनेशन है। मैं एक बार रिकॉल कराऊँ भाई, फर्स्ट मिनिमा कैसे निकालते थे अपन, ऐसे बोलते थे मिड पॉइंट लेते थे और यहाँ से बताते थे कि भाई फर्स्ट मिनिमा जहाँ पे भी होगा, माना ये एंगल थीटा है, तो उस वक्त अपन बोलते थे जस्ट इसके नीचे और ये मिड पॉइंट के नीचे वाले इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता था वो ऐसे निकालते थे अपन। अगर स्लिट विड्थ ए है तो ये a/2 हो गया, और आप बोलते थे यहाँ पे a/2 साइन थीटा, ये इनका पार्ट डिफरेंस आएगा इतना, और इसको बोलते थे दैट इज इक्वल टू λ/2। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली कैंसिल करेगी, ऐसी इसके नीचे वाली और इसके नीचे वाली डिस्ट्रक्ट करेगी, तो एक दूसरे को निपटाते जाएंगे। तो यहाँ ये a साइन थीटा की वैल्यू आपके लिए आती थी, दैट इज़ a/2 साइन थीटा इज़ λ/2, बेसिकली आपके लिए निकल के आ रहा था इक्वल्स टू λ/2। तो इसी को अगर मैं थोड़ा और बेटर लिखूँ तो ये पार्ट डिफरेंस λ/2 है, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस λ/2 का मतलब हो गया कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का है। बट क्वेश्चन ने पूछा है फ्रॉम द एजेस, तो सिमेट्री से यहाँ और यहाँ ये जो थर्ड यहाँ पे बिल्कुल निकलेगी, इसमें भी पाई आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं इन दो के बीच में देखूंगा तो ये आपको दिख रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 2π, मतलब इफेक्टिवली दे विल बी एडिंग इन फेज। ठीक है, तो ये 2π यहाँ पे निकल के आएगा। ये आपको जो डेरिवेशन है उसको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन पहले भी एक बार नीट में इस कंसेप्ट पे पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्रूशल पॉइंट है। ठीक है, आपको रेफ़र करना है, आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे भी गिवन है, बाकी बुक्स में भी आपको मिलता है। 39 अगेन एक और डिफ्रैक्शन पे ही क्वेश्चन, अच्छा इंटरफेरेंस मिक्स किया हुआ दिख रहा है। एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60, तो विड्थ 60 है, इसका मतलब फर्स्ट 30 पे आ रहा है, तो पहली चीज़ जो आप लिखते हो आपके लिए हो जाएगा ए साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा होता, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डालोगे, तो यहाँ से पहली चीज़ आपके पास आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है λ/sin 30, दैट इज़ 2 लैम्डा। तो a इज़ इक्वल टू 2 लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू a/2।
नाउ विड्थ दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, तो बेसिकली लैम्डा ही आ गया, लैम्डा को लिख दें ये बाय 2, तो ये आ जाएगा हाफ माइक्रोमीटर्स। नाउ अब क्या किया, इफ़ अनदर स्लिट ऑफ द सेम विड्थ इज मेड नियर इट, अब एक और बना दी, तो भैया ये तो YDAC हो गया। अब स्क्रीन रख दी 50 सेंटीमीटर पे और वहाँ आपने फ्रिंज विड्थ 1 सेंटीमीटर पाई है, तो अब आपको सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस बताना है। तो अभी आपका YDAC में कन्वर्ट हो गया और फ्रिंज विड्थ आपको याद है, लिखते थे आप लैम्डा D/D, कैपिटल D बोलते थे स्क्रीन का स्लिट प्लेन से डिस्टेंस, और स्मॉल d आप बोलते हो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। तो बीटा की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 लिख दूँ। लैम्डा आप निकाल चुके हो, हाफ माइक्रोमीटर, दैट इज़ हाफ इंटू 10 की पावर -6। डी है 50 इंटू 10 की पावर -2, और यही आपसे स्मॉल डी पूछा है। तो देखें ये 10 की पावर -2 कैंसिल करें, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये हो गया 25। सो 25 इंटू 10 की पावर -6, यही दिख रहा है मुझे मीटर्स। सो आई कैन गो फॉर ऑप्शन बी, सेफली लिख सकता हूँ मैं 25 माइक्रोमीटर्स। तो ये दोनों को मिक्स करते हुए अच्छा क्वेश्चन है, किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपने, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ आ रही है। नेक्स्ट, ये अब आपका डॉपलर का क्वेश्चन नज़र आ रहा है। देखिए लास्ट वाला जो अपन ने पेपर देखा था इससे पहले वाला, उसमें भी डॉपलर का क्वेश्चन था, और यहाँ पे भी ये डॉपलर है, वो थोड़ा खतरनाक डॉपलर था, ये साउंड वाला दिख रहा है। एक सबमरीन है 18 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, उसे चेस कर रहा है एक और सबमरीन सेम लाइन में 27 की स्पीड से। बी ने एक सोनार सिग्नल 500 हर्ट्ज़ का उसको डिटेक्ट करने के लिए भेजा, और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। अब ऐसा लास्ट एग्जाम्पल आपका NCERT में गिवन है जहाँ आप यूज़ करते हो इस तरह का, तो अब उसको वापस क्या सुनाई देगी। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बी है और ये ए है। तो पहले ये जो साउंड एमिट करेगा ये यहाँ पर रिसीव क्या होगा, क्योंकि ये खुद भी मूव कर रहा है VA स्पीड से, ये भी मूव कर रहा है VB स्पीड से। तो सबसे पहले ये जो F रिसीव करेगा, F1 इसको बोलें, तो दैट वुड बी ओरिजिनल साउंड इनटू, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो लिखूंगा मैं V माइनस VA, ये पास जा रहा है तो भी यहाँ आएगा V माइनस VB, ये अपन लिखेंगे। और अब ये रिफ्लेक्ट वापस होगा, तो अब ये सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया। वापस से डॉपलर में लगाऊं, वापस से अगर मैं डॉपलर लगाऊंगा तो क्या होगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F1। अब सोर्स A है और वो दूर जा रहा है तो V प्लस VA, ऑब्जर्वर उसके पास आ रहा है तो V प्लस VB। पूरा सिंप्लीफाई करें ऊपर से F1 की वैल्यू तो हो गया F0 V माइनस VA अपॉन V माइनस VB इंटू V प्लस VB अपॉन V प्लस VA। ये आपकी पूरी एक्सप्रेशन बनी। अगेन थोड़ा आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा ये नीट के हिसाब से, बट ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा VA की वैल्यू 18 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, VB की वैल्यू है 27 को कन्वर्ट करोगे तो 7.5। अब 5 हो या 7.5 हो, VA एंड VB दोनों जो V गिवन है उससे बहुत बहुत छोटे हैं। तो अब यहाँ मैं बाइनोमियल यूज़ करूँ तो आप देखिएगा V को हटा दूँ तो ये 1 माइनस VA बाई VB, और इस तरह से जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकोगे 1 प्लस VB माइनस VA बाई V अप्रॉक्सीमेटली, और इस एक्सप्रेशन को भी देखोगे तो वही आ जाएगा 1 प्लस VB माइनस VA बाई V। देखिए इसको मैं सिंपल बताऊँ, बाइनोमियल में आप करते हो सिंपल 1 प्लस x टू द पावर n कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज 1 प्लस nx इफ़ x इज़ लेस देन 1। वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5000 इंटू नॉट 5000 सॉरी 500, इसको सिंप्लीफाई करें 500। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए 1 प्लस 2.5 अपॉन 1500 का होल स्क्वायर। अगेन यही अप्रॉक्सीमेशन वापस लूँगा, x बहुत छोटा है 1 से तो स्क्वायर है तो 1 प्लस 2x कर दिया इसको, तो 1 प्लस 2 टाइम्स 2.5 बाय 1500। तो ये आपके लिए क्या आ रहा है 500 इंटू 1 प्लस 5 बाय 500, इसको लिख सकते हो 1 बाय 300। अब 1 बाय 300 पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो दिस कम्स आउट एज 501.667 हर्ट्स, एंड एज पर द ऑप्शन आई विल गो फॉर 502। अगेन कैलकुलेटिव है बेटा, देखा ये तो देखना पड़ेगा, बट ये कंसेप्ट याद रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ NCERT का जो लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल है वेव्स का उसको देखिएगा, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और खूब ये एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट, ये आपका अगेन वेव्स का क्वेश्चन है। साउंड का एम्पलीट्यूड आपने डबल किया और फ्रीक्वेंसी 1/4 की, तो इंटेंसिटी का क्या होगा। तो देखिए कहीं भी याद रखिए इंटेंसिटी जो भी होती है हमेशा आपको रस्सी के लिए याद रखते हो हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ भी वैसा ही कुछ होगा, प्रोपोर्शनैलिटी होती है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए तो डबल कर दिया तो ये फैक्टर तो स्क्वायर होने से 4 हुआ, बट ओमेगा को फ्रीक्वेंसी को 1/4 किया तो दिस फैक्टर बिकम 1/16। सो ओवरऑल द फैक्टर विल बिकम
1/4, तो इट विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ये आप याद रखिएगा। पावर या इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो भी है, पावर का जनरली वो रहता है, उसी से इंटेंसिटी आपकी निकल के आएगी। नेक्स्ट, in the figure a parallel beam of white light is incident on the plane of the slits S1 and S2, then the distance of the nearest white spot। अगेन फिर देखिए इंटरफेरेंस का ही क्वेश्चन है। अभी आप स्क्रीन के डिस्टेंसेस देखिए अलग अलग हैं, भूल जाएं। मैं तो मानूं कि बस आप इसको देखिए, तो सिमेट्री से आपको पता है जो भी स्पॉट सेंट्रल मैक्सिमा का बनेगा वो बीचों बीच यहाँ पे बनेगा। वो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो ऊपर से ये जो डिस्टेंस इसका होगा इस पॉइंट से वो d/2 होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस अब आपको 7d/8 गिवन है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपका है दैट वुड बी 7d/8 माइनस d/2। सिंप्लीफाई कीजिए, 7d ये हो जाएगा 4d। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये अब O से 3d/8 डिस्टेंस ऊपर बनेगा। तो वही अपने को देखना है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नीचे भी क्या मैक्सिमा बनेगा वो देखना हो सकता था, बट जैसा डिटेल गिवन है अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैम्डा और उसके रिलेशंस भी नहीं है। तो बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया अपवर्ड्स यहाँ पे 3d/8 पे। तो ऑप्शन बी पे आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। सिमेट्री को यूज़ करते हुए अपने को चलना है। नेक्स्ट, ये वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड। एक स्मॉल स्फीयर है, मास m का, सस्पेंड किया था धागे से, इसको सस्पेंशन हाइट तक आप धागे को बिल्कुल स्ट्रेच करके ले गए यहाँ पे और रिलीज़ किया है। तो मैक्सिमम टेंशन क्या होगी भाई? आपने पूरी लूपिंग ये पढ़ी है, मैक्सिमम होती है हमेशा नीचे। तो इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको O मान लें। तो A पे आपने इसको आज़ाद किया है, तो A से B तक अगेन अपन बोलेंगे रस्सी का वर्क डन 0 होगा, क्योंकि टेंशन हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगी डायरेक्ट √2gh, h की वैल्यू L आ गई। इस पॉइंट पे FBD बनाते हो, T लगता है ऊपर, mg लगता है नीचे। इक्वेशन कहती है T माइनस mg इक्वल टू mvb² r की जगह L। तो T की वैल्यू हुई mg प्लस mvb², vb² की जगह लिख दिया 2gl/L एंड दिस कम्स आउट एज 3mg। जैसे आपको याद होगा भाई, पूरी लूपिंग के लिए मिनिमम स्पीड नीचे होती है √5gl और उस केस में टेंशन आती थी 6mg। यहाँ स्पीड √2gl है, टेंशन फिर आई 3mg, ये याद रखिए। तो ऑप्शन सी पे अपन कॉन्फिडेंटली टिक करेंगे। नेक्स्ट 44th, ये बिल्कुल टाइप कास्ट क्वेश्चन है। स्प्रिंग को 3 सेंटीमीटर से खींचा तो एनर्जी वी हुई, तो 6 पे क्या होगा भैया? हमेशा याद रखिए एनर्जी इज हाफ के x²। x डबल करोगे तो एनर्जी x², मतलब 4 टाइम्स होगी, डायरेक्ट 4u या 4v जो भी आपको कहना है कहिए, ठीक है। तो ये आपका 40। अब आ गए हैं अपन आखिरी प्रश्न पर। अब ये देखिए, ये भी बढ़िया प्रश्न दिया है। एक रॉड है 50 सेंटीमीटर की, उसको इस पोजीशन से छोड़ा है, हिंज्ड है एंड ओ पे। आपको एंगुलर स्पीड बतानी है जब ये हॉरिजॉन्टल होगी। तो भैया आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन से पहले cm को निहारें। cm यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरेगा h। तो पहले तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि प्योर रोटेशन है दैट वुड बी इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितना होगा? mg h की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? ये डिस्टेंस l की जगह आपका होता है L/2, सो इट इज़ गोइंग टू बी L/2 sin 30। गेन एंड के अबाउट रॉड का आप सबने घोटा लगा रखा है, हाफ आई ω², आई की वैल्यू लिखोगे mL²/3 इंटू ω²। L से L गया, m से m गया। ओमेगा की वैल्यू 2 to 2 यहाँ पे भी गए। क्या बच रहा है बेटा? √3g sin 30 डिग्री। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख दें। √3g sin ऑफ 30 डिग्री अपॉन क्या आ रहा है ये? L। तो देखिए वैल्यूज़ डाल देते हैं। g की वैल्यू 10, sin 30 1/2, L की वैल्यू 0.5, वही 1/2 आएगी। तो 1/2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ √30 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ। ध्यान रखिएगा, प्योर रोटेशन की तरह एनर्जी कंजर्वेशन आपको यहाँ पर लगाना था। तो ये था बेटा NTA टेस्ट 31। आपको कैसा लगा? आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज या टेलीग्राम पेज पे आप इसको फीडबैक या कुछ और डिटेल्स आप जाननी है तो मैसेज मुझे कर सकते हैं। थैंक यू।